आज हम द्वितीय अध्याय द्वितीय विश्व युद्ध तथा उसकी पृष्ठभूमि, कारण और प्रभावों पर चर्चा करेंगे। इस शताब्दी के इतिहास में ही नहीं बल्कि मानव जाति के इतिहास में भी द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट एक निर्णायक घटना है। इतिहासकारों का मानना है कि वास्तव में यह त्रासदी इस एहसास के लिए ज़रूरी है कि समस्त भूमंडल के देशों की नियति एक दूसरे के साथ अनिवार्यतः जुड़ी हुई है। मानव जाति की सांस्कृतिक विरासत के सभी मनुष्य समान रूप से उत्तराधिकारी हैं और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी उन सभी की है। इस युद्ध के बाद न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदला बल्कि विश्व भर में रहन सहन और सोचने समझने के तरीकों में भी आमूलचूल परिवर्तन हुए। आइए अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। आज का अंतर्राष्ट्रीय विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की अग्नि परीक्षा से गुजरा है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय नैतिक व्यवस्था इस युद्ध के परिणामों से ही निर्धारित हुई है। फिर भी इस बात को ध्यान में रखना उपयोगी है कि प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद के तनावपूर्ण शांति के संकट का अंतराल 1919 से 1939 आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उतार चढ़ाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अतः समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने से पहले प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि और साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना अनिवार्य हो जाता है। इस घटनाक्रम को प्रभावित करने वाले कुछ व्यक्ति और कुछ परिस्थितियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यह नियति द्वारा तय था। हाँ, इतना जरूर सच है कि भविष्य के संघर्ष और संकट के बीच 1919 में बोए जा चुके थे विभिन्न शांति समझौते। सबसे पहले 1919 से 1922 तक संपन्न शांति समझौते से संबंधित है। यह प्रक्रिया पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में आरंभ हुई। इन संधियों पर अलग अलग टिप्पणी की अपेक्षा यह बेहतर है कि हम इनके प्रभावों का मूल्यांकन एक साथ करें, जैसे वर्साई की संधि, ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि, बल्गारिया के साथ न्यूली की संधि और हंगरी के साथ रेनो की संधि, तुर्की के साथ सेवर्स की संधि। वर्साई की संधि का एक आधारभूत सिद्धांत यह था कि विजेता मित्र राष्ट्र जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस पराजित जर्मनी की कीमत पर अपने को पुरस्कृत करें और पराजित राष्ट्र को अपराधी के रूप में दंडित किया जाए। बोल्शेविक क्रांति के बाद ज़ारशाही रूस सोवियत संघ में बदल चुका था और उसकी स्थिति अनूठी थी। वह विश्व युद्ध में न तो विजेता था और न ही पराजित था। उसको लड़ाई की हानि तो उठानी पड़ी थी, किंतु उसे हर्जाना मुआवजा कुछ नहीं मिल सका था। इतना ही नहीं, समस्त पूंजीवादी और उपनिवेशवादी व्यवस्था सामाजिक सोवियत संघ को एकाएक अपना शत्रु समझने लगी थी। दूसरा, इस घटनाक्रम के कारण जिस पारंपरिक शक्ति संतुलन ने लगभग 200 वर्षों तक फ्रांसीसी क्रांति, यूरोपीय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अनुशासित किया था, वह बेकार कर दिया गया। जर्मन एकीकरण के बाद 5 बड़ी शक्तियों में एक ऑस्ट्रिया कम हो चुकी थी और इसका स्थान अमेरिका ने ले लिया था। लेकिन कैसरशाही जनवरी के ध्वस्त हो जाने और सोवियत संघ के घेराबंदी के बाद सहमति के आधार पर राष्ट्रीय हितों की सामूहिक व्यापक व्याख्या करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। संधियों पर एक दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह था कि विजेताओं ने पराजित राष्ट्रों पर कमरतोड़ मुआवजे का ऐसा बोझ डाला जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बुरी तरह चरमरा दिया। और इस बात का विश्लेषण भी जरूरी है कि विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी के कोयला उत्पादक इलाके, रूर और साइलेशिया वाला क्षेत्र अपने आधिपत्य में ले लिया और उनका कहना था कि ऐसा करने से भविष्य में जर्मनी की युद्ध की क्षमता कम हो जाएगी। परंतु परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के लिए युद्ध क्षतिपूर्ति का दंड योगदान देना असंभव हो गया और धीरे धीरे उसके अंतर्गत असंतोष और आक्रोश की बड़ी मात्रा बच गई। इसका उपचार निदान किए बिना स्थायी समाधान, शांति और स्थिरता नहीं ढूंढी जा सकती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार कहते हैं कि जर्मनी को जो हर्जाना विजेताओं को देना था वह अत्यंत यथार्थवादी ढंग से तय किया गया। युद्ध क्षतिपूर्ति आयोग ने यह रकम 6.5 अरब पौंड आकी थी
और बाद में 1 अरब पाउंड का पहला भुगतान तय किया गया। अंततः जर्मनी ने 50 करोड़ पाउंड की एक किस्त ही दी। कार कहते हैं कि विजेताओं ने जर्मनी के पूरे आर्थिक जीवन को जड़ कर दिया। जहां एक और फ्रांसीसी पक्ष रूस से कोयले और लोहे का आयात कर अपना खर्च निकालने में असमर्थ था, वहीं जर्मनी का दिवाला निकल गया। विजेताओं ने इन शांति संधियों के बहाने जर्मनी और इटली को उनके उपनिवेशों से भी वंचित कर दिया और स्वयं न्यासधारी यानी ट्रस्टी के रूप में सामने आए। इन सब निर्णयों का मिला जुला प्रभाव यह हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, तंगी, मंदी तेजी से फैले और साथ ही जनतंत्र में असंतोष भी फैल गया और उन्होंने इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद को खतरनाक ढंग से न केवल जन्म दिया बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। इन शांति संधियों की एक और बड़ी असफलता यह रही कि प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट ने यह बात स्पष्ट कर दी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की तलाश में संपन्न गुप्त समझौते और संधियों ने ही बारूद का वह बड़ा अंबार जुटाया जिसका विस्फोट आर्क ड्यूक फंडानिस की हत्या ने चिंगारी का काम किया और वर्साय सम्मेलन के सभी प्रतिनिधियों के सामने सामूहिक सुरक्षा की एक बड़ी समस्या पैदा कर दी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद संपन्न शांति समझौते और राष्ट्रसंघ की असफलता ने 20 से 30 वर्षों में ही यूरोपीय रंग पर्चे नहीं बल्कि अन्यंत्र भी वैर, वैमनस्य और अवसरवादी मित्रता की दिशा तय कर दी और जिसका परिणाम हमें द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने के सामने आया। आइए अब हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट और उसकी प्रमुख घटनाएं। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1 सितंबर 1939 को हुआ जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। यह युद्ध लगभग 6 वर्ष तक चला। जापान के हिरोशिमा व नागासाकी नगरों पर परमाणु बम गिराए जाने 6 व 9 अगस्त 1945 के बाद उसकी पराजय और आत्मसमर्पण 14 अगस्त 1945 के साथ इसका अंत आमतौर पर माना जाता है। परंतु सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो अलग अलग राष्ट्र अपने हितों को देखते हुए संघर्ष में शामिल हुए और विभिन्न शत्रुओं की पराजय के साथ अलग अलग रण क्षेत्रों में इनकी समाप्ति एक मोटे कालखंड के भीतर हुई। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जैसे 7 सितंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। इससे पहले तक अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था। जबकि जून 1941 में सोवियत संघ पर जर्मन हमले के बाद सोवियत संघ रण क्षेत्र में कूद चुका था। जून 1940 में फ्रांस ने जर्मनी के सामने समर्पण किया और पासा पलटने के बाद जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने 8 मई 1945 को समर्पण किया। इस तरह दिसंबर 1941 से मई 1945 तक युद्ध पूरे उफान पर था। मित्र राष्ट्रों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और राष्ट्रवादी चीन थे। ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश अपने महाप्रभुओं की जरूरत के अनुसार युद्धरत रहे। जर्मनी द्वारा पराजित यूरोपीय राष्ट्र पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, होलैंड आदि राष्ट्र मित्र राष्ट्रों का संरक्षण ग्रहण करने के बाद एक तरह से इनके संधि मित्र और सहयोगी बन गए। दूसरी तरफ था एक्सिस पावर, ध्रुवीय राष्ट्र जिनमें था जर्मनी, फांसीवादी इटली और जापान प्रमुख थे और इनके अनुचर के रूप में तुर्की आदि और उनके द्वारा आधिपत्य ग्रहण किए गए प्रदेश थे। मसलन जर्मनी ने फ्रांस के विची नामक कठपुतली सरकार स्थापित की। इस तरह जापान ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, हिंद, चीन आदि में अपने अनुकूल प्रशासन संगठित किए और अपनी इच्छा अनुसार उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी तत्वों को समर्थन और प्रोत्साहन दिया। विश्व युद्ध में अपने पक्ष में भाग लेने के लिए विवश किया। आज़ाद हिंद फौज, सुकर्णो, हट्टा आदि की जोड़ी इसी का उदाहरण है। आइए अब हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट के अनेक कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध की तरह इन्हें बहुत आसानी से तात्कालिक और बुनियादी अर्थात ऐतिहासिक, सामाजिक व आर्थिक में नहीं बांटा जा सकता। यूरोप में अल्पसंख्यकों का असंतोष और जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण युद्ध की लपटें भड़काने वाला सिद्ध हुआ।
वस्तुतः पोलैंड का अतिक्रमण और चेकोस्लोवाकिया में जर्मन सेनाओं को भेजा जाना ऐसी घटनाएं थी जिनका वास्ता पहले विश्व युद्ध के बाद संपन्न शांति समझौतों में है। नाजीवाद और फासीवाद का उदय किसी खास जातीय या नस्लीय मानसिकता से नहीं हुआ, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तनाव पर नियंत्रण न पा सकने के कारण संभव हुआ। सबसे पहला इसके अंतर्गत तुष्टीकरण की नीति। अधिकांश जनता आज इस गलतफहमी का शिकार है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सिर्फ हिटलर और मुसोलिनी जैसे सरफिरे या तानाशाह शासक जिम्मेदार हैं। एक हद तक इस धारणा का पोषण विजय के बाद विजेताओं के गुणगान करने वाले इतिहास लेखन ने किया है कि क्यों समय रहते हिटलर और मुसोलिनी जैसे राक्षसों का उन्मूलन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। ब्रिटेन और कुछ हद तक उसके सहयोगी राष्ट्र फ्रांस और बाद में रूस भी तुष्टीकरण की नीति के पक्षधर रहे। इसके सबसे अच्छा उदाहरण है म्यूनिख समझौता। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन बेहद दब्बू किस्म के आदमी थे। जब वह 1936 में हिटलर से मिलने म्यूनिख पहुंचे तो उन्होंने अपनी वापसी पर बहुत गर्व के साथ यह घोषणा की कि मैं सम्मान के साथ शांति की व्यवस्था कर आया हूं। किंतु कुछ समय बाद ही इस दंभपूर्ण घोषणा का खोखलापन जग जाहिर हो गया तथा न सम्मान बचा और न ही शांति। म्यूनिख में चैम्बरलेन के राजनयिक आचरण को आज तक अवसरवादी व समझौता परस्तवादी का सबसे घटिया स्वरूप समझा जाता है। म्यूनिख समझौता तुष्टीकरण की नीति की चरम सीमा था तथा पश्चिमी लोकतंत्रों का मृत्यु पत्र था। यह हिटलर की आतंकवादी नीति की अब तक की सबसे बड़ी विजय थी। जब आरंभ में जर्मनी ने युद्ध का मुआवजा देना बंद किया तो ब्रिटेन की तरह फ्रांस ने भी कोई जवाबी कदम नहीं उठाया। इनसे जर्मनी ने यही समझा कि धौंस धमकी से फ्रांस को चुप रखा जा सकता है। सोवियत संघ का आचरण भी भिन्न नहीं था। तानाशाह स्टालिन उस समय अपने विरोधियों के सफाई में व्यस्त थे। न केवल नाजी जर्मनी बल्कि तमाम पश्चिमी पूंजीवादी देशों को वह अपना शत्रु समझते थे। कम से कम फासीवादी इटली और नाजीवादी जर्मनी साम्राज्यवाद और समाजवाद को प्रतिष्ठित कर रहे थे। इनके साथ सहकार में स्टालिन को भी कोई हिचक नहीं थी। स्टालिन का कुटिल प्रयत्न यह था कि पश्चिमी खेमे की एकता खंडित रहे। फ्रांस और जर्मनी का पारंपरिक बैर सोवियत संघ के लिए फायदेमंद था और जर्मनी के बहाने वह स्वयं पोलैंड में मनमानी कर सकता था। दूसरा है नाजीवाद व फासीवाद का उदय। नाजीवाद व फासीवाद के आविर्भाव के लिए सिर्फ तुष्टीकरण की नीति ही जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि जर्मनी का मूल संस्कार ही लड़ाकू व विस्तारवादी है। इसके साथ अन्य देशों का टकराव अवश्यंभावी है। जर्मनी की ऐसी हिंसक छवि के लिए नाजियों के नृशंस अमानसिक आचरण एक सीमा तक ही उत्तरदायी है। नीत्शे और बिस्मार्क से लेकर विलियम कैसर के जरिए एडोल्फ हिटलर तक पहुंचना सहज अवश्य है, परंतु सही नहीं है। वास्तव में फासीवाद और नाजीवाद दोनों ही उग्र राष्ट्रवाद और भीड़ तंत्र के सानिपात से जन्मे थे। इस तरह की प्रवृत्तियां यूरोप के अनेक देशों में सर उठा रही थी और इस शताब्दी के आरंभ में बोअर वार के दौरान उग्र राष्ट्रवाद के लिए अंग्रेजी में एक शब्द गढ़ा गया, जिगोइज्म। ओसवर्ड स्पेंगलर तथा औरंगजेब इगाचे जैसे विद्वानों को भीड़ तंत्र का खौफ द्वितीय विश्व युद्ध के वर्षों पहले सताने लगा था। इस प्रकार नाजीवाद व फासीवाद द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट का कारण बना। तीसरा है वर्साय की संधि के प्रति असंतोष। वर्साय की संधि मूलतः अन्यायपूर्ण थी और उसने जर्मनी जैसे पराजित राष्ट्र पर कमरतोड़ आर्थिक मुआवजे का बोझ डाला था। परिणाम स्वरूप वाइमार गणतंत्र की असफलता पूर्व निश्चित हो गई। हिटलर जैसे कुटिल राजनीतिज्ञ के लिए राष्ट्रीय सम्मान की दुहाई दे सकना न केवल संभव बल्कि विश्वसनीय बना। जब हिटलर अपने देशवासियों को कुर्बानी के लिए ललकारता तो वह न केवल आत्मसम्मान एवं राष्ट्रीय गौरव के लिए बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी चैन से बसर करने के लिए कमर कस रहे होते। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी पर दो तरह के प्रतिबंध लगाए, परंतु इसकी कोई व्यवस्था नहीं की कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आर्थिक संसाधन उसे कैसे प्राप्त होंगे। शहरों में घोर अभाव और दरिद्रता ने लंपट असामाजिक तत्वों की हिंसक टोलियों को बढ़ावा दिया
और इन्हें संगठित कर अपने विरोधियों के सफाई का अवसर हिटलर को दिया। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के लिए वर्साय की संधि भी जिम्मेदार रही। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रसंघ की असफलता। राष्ट्रसंघ की असफलता ने जर्मनी में ही नहीं बल्कि फ्रांस में भी घटनाक्रम को प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति की पुनर्स्थापना इस आश्वासन के साथ हुई कि राष्ट्रसंघ सामूहिक सुरक्षा का प्रबंध करेगा, युद्ध का उन्मूलन करेगा और निशस्त्रीकरण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। इनमें से कोई भी आशा पूरी नहीं हुई। निराश व खिन्न फ्रांस ने स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्रीकरण का रास्ता चुना, जिसने हिटलर द्वारा सत्ता ग्रहण करने के बाद शस्त्रीकरण की होड़ को और तेज कर दिया। राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की प्रेरणा और सह प्रयत्नों से हुई बाद में स्वयं अमेरिका इस संगठन का सदस्य नहीं बना। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम अमेरिका की सैनिक भागीदारी से निर्णायक ढंग से प्रभावित हुआ था। अमेरिका शक्ति तथा साधनों के अभाव में राष्ट्रसंघ एक आदर्शवादी सपना भर रह गया। इथोपिया में इतालवी हस्तक्षेप, मंचूरिया और चीन पर जापानी आक्रमण आदि संकटों के समाधान में राष्ट्रसंघ बुरी तरह असफल रहा। इसने नाजीवादी जर्मनी और फासीवादी इटली को यह सोचने का मौका दिया कि उन्हें अनुशासित करने वाली कोई संस्था नहीं है और सैनिक बल ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकमात्र यथार्थ है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में यूरोप भर में सामाजिक उच्च श्रृंखला तथा राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने के लिए आर्थिक संकट जिम्मेदार रहा। तेजी या मंदी आर्थिक जीवन के साथ जुटी रहती है, परंतु इसके इतने नाटकीय परिणाम विश्व इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखे गए। आर्थिक संकट का आरंभ अमेरिका में हुआ और शीघ्र ही पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया। इस समय तक औपनिवेशिक शक्तियां अपने उपनिवेशों से संपत्ति का दोहन कर अपनी समृद्धि को अक्षत रखती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसमें व्यवधान डाला गया और इसके अतिरिक्त अन्य उपनिवेशों में स्वदेशी पूंजीवाद के विकास का संयोग उपनिवेशवाद विरोधी स्वाधीनता संग्राम के साथ हो चुका था। नेहरू और गांधी जैसे नेता फासीवाद के विरोधी थे, परंतु औपनिवेशिक शक्तियों के शस्त्रीकरण का कठोर विरोध भी करते थे। इसी कारण औपनिवेशिक संसाधनों का पूर्ववत मनमाना उपयोग न कर पाने से इन शक्तियों की आर्थिक स्थिति दुर्बल हुई। जापान में सैन्यवाद का विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को जितना संकट नाजी जर्मनी और फासीवादी इटली से था, उतना ही पूर्वी प्रशांत मोर्चे पर जापान से था। द्वितीय विश्व युद्ध को विश्व युद्ध में परिवर्तित पर्ल हार्बर नामक अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जापानी हमले नहीं किया था। तब तक अमेरिका तटस्थ था और सोवियत संघ के युद्ध क्षेत्र में उतर आने के बाद भी वह संग्राम यूरोप ही था। जापानी सैनिक अभियानों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में फ्रांसीसी व डच साम्राज्य का सफाया किया और भारत में अंग्रेजी आधिपत्य को विपदा में डाला। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में जापानी सैन्यवाद को नाजीवादी और फासीवाद से कम महत्वपूर्ण नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट है साम्यवाद का संकट। जापानी सैन्यवाद की तरह ही सोवियत संघ ने साम्यवाद की स्थापना ने भी अप्रत्याशित ढंग से द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट के लिए जमीन तैयार की और 1917 के बाद तमाम पूंजीवादी राष्ट्र रूस से क्रांति के निर्यात के प्रति आशंकित थे। उनके द्वारा समर्थित सफ़ेद सेनाओं ने सोवियत संघ में सैनिक हस्तक्षेप का प्रयत्न भी किया। इसके बाद रूस शत्रु के रूप में परिभाषित किया जाता रहा और उसकी घेराबंदी के प्रयत्न किए जाते रहे। इंग्लैंड तथा फ्रांस में अनेक लोगों का सोचना था कि यदि नाजी जर्मनी अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य रूस को बनाता है तो इससे उनका लाभ ही होगा। दूसरी ओर स्वयं रूस का राजनीतिक आचरण सिद्धांतीय और ढुलमुलपंथी रहा। सोवियत संघ ने अवसरवादी ढंग से नाजी जर्मनी के साथ गुप्त समझौता किया और जब तक स्वयं उस पर हमला नहीं किया गया तब तक उसने नाजियों और फासीवादियों को शत्रु नहीं समझा। रूस पर हमले के बाद ही राष्ट्रवादी युद्ध में कूद पड़ने के लिए विश्व भर के क्रांतिकारियों का आह्वान किया गया। निश्चय ही इस आचरण ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अस्थिरता को बढ़ाया और विश्व युद्ध को संभव बनाया। आगे हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के
दौरान किए गए राजनयिक सम्मेलन, शांति संधियाँ और उनका महत्व और प्रभाव, यह हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।